So here I am with the very next video for the class 7th from the same book, Collins. This is chapter number 6 in the video series. The name of the chapter is Soil. Before getting into the details of the chapter, the various contents that we will be studying in this chapter is: number 1 is the soil formation, soil profile, composition of soil, properties of soil, and all these 4 contents we will be taking in first video, and the second part will be consisting of various types of soils, soil erosion and soil pollution. So let's start with the chapter. If we talk about that what is a soil actual में है क्या? It is the uppermost layer of earth surface. जो अर्थ का सरफेस है उसकी जो अपर मोस्ट लेयर है, जो सबसे ऊपर लेयर प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं सॉइल. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ द सॉइल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. सॉइल बनती कैसे है? एक्चुअल में जो बड़े बड़े रॉक्स हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, माउंटेन्स हैं, उनकी धीरे धीरे ब्रेक डाउन होती रहती है. यानी कि बहुत लंबे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते रहते हैं, वो रॉक्स, वो माउंटेन्स, और उससे सॉइल बनती रहती है. दैट मीन्स soil is formed by the breakdown of rocks over thousands of years, and the process of this breakdown of rock is known as weathering. ये जो rocks के breakdown का process है, इसको बोला जाता है weathering. That means we can say that yes, soil formation takes place with the help of weathering. Weathering की अगर मैं proper definition discuss करूँ, then it is: weathering is the process of ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. यानी बड़ी बड़ी रॉक्स जो हैं, जब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाती हैं तो उसे हम वेदरिंग कहते हैं. नाउ वन मोर क्वेश्चन अराइजेस कि आखिर वेदरिंग होती कैसे है. ये जो रॉक्स हैं ये अपने आप से तो ब्रेक डाउन नहीं होती छोटे पार्टिकल्स में, तो ऐसे क्या क्या एजेंट्स हैं जो इन पार्टिकल्स को, जो रॉक के बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं. तो एक्चुअल में जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पीड में, हाई स्पीड में विंड चल रही होती हैं, या बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही होती है, तो विंड की स्पीड, वाटर की स्पीड, ये सारी चीज़ें जब रॉक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आती हैं तो दे लीड्स टू द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स. इसके अलावा अगर बहुत तेज़ कभी सनलाइट आ रही है, यानी एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, एकदम से बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, तो जो टेम्परेचर का वेरिएशन है उसकी वजह से जो रॉक्स हैं वो कभी एक्सपैंड होती हैं, कभी कंप्रेस होती हैं, कभी एक्सपैंड होती हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिसकी वजह से, यानी अगर टेम्परेचर में चेंज करती रहूँ बार बार, तो रॉक्स जो हैं वो वीक होकर ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगी. इसके अलावा अगर सपोज जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं या बड़े बड़े रॉक्स हैं, उनकी कहीं क्रैक्स में या फिर क्रेविसेस में अगर कोई प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है, वो अपनी रूट्स को धीरे धीरे उन क्रैक्स के थ्रू अगर पेनिट्रेट करेगा, तो वो धीरे धीरे जितना ज़्यादा पेनिट्रेट प्लांट का रूट होता जाएगा सॉइल के, रॉक के अंदर, उतना ज़्यादा वो रॉक को ब्रेक करता जाएगा. सो अगर मैं वेदरिंग को वापस डिफाइन करूँ तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स into smaller particles by the action of wind, water, plants, animals and sunlight. This is the complete definition for the weathering. Now weathering can also be divided into 3 categories, and the basis of this classification is what are the agents that are responsible for breaking down of rocks. इस बेसिस पर कि आखिर बड़े बड़े रॉक्स को ब्रेक डाउन करने वाले एजेंट्स कौन हैं, इस बेसिस के ऊपर हम वेदरिंग को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज़ फिजिकल वेदरिंग, अनदर इज़ केमिकल वेदरिंग एंड अनदर इज़ बायोलॉजिकल वेदरिंग. अगर मैं बायोलॉजिकल वेदरिंग की बात करूं तो इसे बायोलॉजिकल नेम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बड़ी बड़ी रॉक्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, when the roots of plants penetrate inside the cracks of rocks and break them. इसका मतलब बायोलॉजिकल वेदरिंग उस वेदरिंग को बोला जाता है जब बड़ी बड़ी रॉक्स की क्रैक्स में जो रूट्स हैं प्लांट की, वो पेनिट्रेट अंदर करती जाती हैं, अंदर जाती हैं, और उससे क्या होता है, रॉक जो है वो धीरे धीरे ब्रेक होता जाता है.
यानी एजेंट ऑफ वेदरिंग इन बायोलॉजिकल वेदरिंग इज द रूट्स ऑफ प्लांट्स. एंड द नेक्स्ट वन इफ आई टॉक अबाउट इज केमिकल वेदरिंग. नेम से ही क्लियर है, केमिकल वेदरिंग मतलब सम केमिकल्स विल बी इन्वॉल्व इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स. तो एजेंट्स फॉर ब्रेकिंग ऑफ रॉक इज, इसमें मेन कॉन्ट्रीब्यूटर होता है एसिड रेन. एसिड रेन एक्चुअली क्या है, जब हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूटेंट्स बढ़ जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस व्हीकल से निकलकर, फैक्ट्री से निकलकर जब हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं, तो यानी हमारे एयर में बहुत सारी हार्मफुल गैसेस आ गई. तो जब रेन होगी, एक्चुअल में जो रेन वाटर है वो इन एयर की गैसेस के साथ कंबाइन करके केमिकल्स बना लेगा. हार्मफुल गैसेस जब रेन वाटर के साथ मिक्स होती हैं तो दे फॉर्म सम हार्मफुल केमिकल्स, एंड जब ये केमिकल्स रेन की फॉर्म में अर्थ के ऊपर गिरते हैं तो हम उसे एसिड रेन कहते हैं. एंड दिस एसिड रेन, दिस केमिकल प्रेजेंट इन एसिड रेन इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक द रॉक्स. जब ये केमिकल्स कंटेनिंग रेन वाटर बड़ी बड़ी रॉक्स के ऊपर गिरेगा तो वो उनको ब्रेक कर देगा. दैट्स वाई this type of weathering is come under the category of chemical weathering, because chemicals are involved in the breaking of rocks. And the third category is the physical weathering. Physical weathering के लिए हमारे पास एक और नाम है, that is mechanical weathering. फिजिकल वेदरिंग के केस में कौन कौन से एजेंट्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं रॉक्स को तोड़ने के लिए? हाई स्पीड विंड, हाई स्पीड वाटर, इसके अलावा चेंज इन टेम्परेचर. ये जो एजेंट्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बड़ी बड़ी रॉक्स को ब्रेक करने के लिए. सो ऑन द बेसिस ऑफ various types of agents that are responsible for breaking of rocks, we can divide the weathering into three parts. One is biological weathering, another is chemical weathering, and the last one is physical weathering. So now let's look toward the various stages which occurs during the breaking of rocks. Soil formation takes place in total 3 stages. Stage 1, Stage 2 and Stage 3. Actually what happens in the Stage 1 is, in this stage the parent rock, जो बड़ी बड़ी rocks हैं उनको बोला जाता है bed rocks. जो parent rocks हैं वो break होकर छोटी rocks में convert हो जाती हैं. They get break into smaller particles with the help of wind, water, सनलाइट एंड डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. यानी सबसे पहली स्टेज जो है वो क्या है कि द पेरेंट रॉक्स, द बेड रॉक्स गेट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ वेरियस एजेंट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग. यानी सबसे पहली स्टेज में सिर्फ यही हुआ कि बड़ी बड़ी रॉक्स जो हैं वो टूट के कुछ छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गई विद द हेल्प ऑफ वेरियस एजेंट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग. लेकिन सेकेंड स्टेज जो कि इम्पॉर्टेंट स्टेज है उसमें क्या हुआ, सबसे पहले तो वेदरिंग वहाँ पर कंटिन्यू हुई. यानी जो पहली स्टेज में बड़े बड़े जो रॉक थे वो छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुए थे, उनकी फर्दर ब्रेकडाउन हुई और वो और छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए सॉइल बनाने के लिए. वेदरिंग कंटिन्यूज एंड फर्दर ब्रेकिंग ऑफ सॉइल टेक प्लेस. लेकिन साथ में एक और इम्पॉर्टेंट काम सेकेंड स्टेज में जो हुआ वो क्या है, दैट अंडर दिस स्टेज ह्यूमस इज एडेड टू दिस सॉइल. अब ये ह्यूमस एक नया वर्ड है, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ह्यूमस एक्चुअल में एक न्यूट्रिएंट मटेरियल है जो कि सॉइल को फर्टाइल बनाता है एंड इट मेक्स सॉइल वेरी मच गुड फॉर द प्लांट ग्रोथ. अगर किसी सॉइल में बहुत ज़्यादा ह्यूमस कंटेंट प्रेजेंट होता है तो उस सॉइल में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है प्लांट्स की. इसका मतलब ह्यूमस इज़ अ न्यूट्रिएंट मटेरियल विच मेक्स द सॉइल फर्टाइल फॉर प्लांट ग्रोथ. ये एक न्यूट्रिएंट मटेरियल है. लेकिन क्वेश्चन अराइजेस कि आखिर ये ह्यूमस बना कैसे. तो द ह्यूमस इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द डेड एंड डीकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो बड़ी बड़ी रॉक्स हैं जब वो टूटकर छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रही हैं तो उस एरिया में जो भी डेड और डीकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स होंगे, उन डेड रिमेन्स के ऊपर क्या होगा, जो सॉइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनका एक्शन होगा. यानी वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, उन डेड रिमेन्स को डिकम्पोज करेंगे, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके उन्हें रिड्यूस कर देंगे किसी दूसरी फॉर्म में, और वो फॉर्म है ह्यूमस. यानी हाउ ह्यूमस इज फॉर्म्ड,
Humus is formed by the action of bacteria on the dead and decaying plants and animals. So बैक्टीरिया के एक्शंस की वजह से ही ह्यूमस बनता है एंड इट इज़ अ न्यूट्रिएंट मटेरियल विच मेक्स द सॉइल फर्टाइल फॉर प्लांट ग्रोथ. तो यानी सेकेंड स्टेज में एक तो वेदरिंग कंटिन्यू करके क्या हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए रॉक्स और साथ में उसमें ह्यूमस ऐड हुई. एंड द फाइनल स्टेप, अब जो बड़ी बड़ी रॉक्स थी वो ग्राइंड होकर बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स सॉइल में कन्वर्ट हो चुकी हैं और साथ में मिनरल्स और सॉल्ट्स जो ह्यूमस में प्रेजेंट थे वो उस सॉइल में ऐड हो जाएंगे एंड फाइनली द सॉइल गेट्स रेडी. सो इन द थर्ड स्टेज मिनरल्स एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द ह्यूमस गेट एडेड टू द स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ द रॉक्स. So these are the various 3 stages in which the soil formation takes place. After studying the various stages of the formation of soil from the rocks, the next important topic that we have to come across is the factors affecting soil formation. क्या क्या factors हैं जो soil formation को affect करते हैं? उसमें सबसे पहला factor आता है climate, then landscape and then nature of the parent rock. क्लाइमेट की अगर मैं बात करूं तो जिन रीजन्स में क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा हार्श होंगी, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा हार्श विंड होगी, बहुत ज़्यादा हार्श रेनफॉल होगी, या फिर जहां टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता होगा, उन सभी रीजन्स में जो सॉइल की फॉर्मेशन है वो ज़्यादा फास्टर होगी. दैट मीन्स हार्श क्लाइमेट कंडीशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम द रॉक्स फास्टर. इफ़ आई टॉक अबाउट द लैंडस्केप, देन अगर मैं हिली रीजन्स की बात करूं, माउंटेनियस रीजन्स की बात करूं, तो उन एरिया में जो सॉइल का लेयर होता है वो बहुत ज़्यादा थिनर होता है. उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हिली रीजन होने की वजह से जो रनिंग वाटर है वो सॉइल की लेयर को अपने साथ फ्लो कराकर ले जाता है. जबकि मैं प्लेन्स की बात करूं, यानी सॉइल फाउंड इन द प्लेन्स, then the layer of the soil is thicker because in case of plains no water can wash away the soil. So it is also based upon the landscape that whether the layer of the soil will be thick or thin. The very last factor affecting the soil formation is the nature of parent rock. सॉइल में कौन सा मेटल होगा, कौन सा न्यूट्रिएंट होगा, दैट विल टोटली डिपेंड अपॉन द पेरेंट रॉक जिससे वो सॉइल बनी है. फॉर एग्जाम्पल, जिस रॉक को ब्रेक करके वो सॉइल बनी है, अगर उस रॉक में कैल्शियम ज़्यादा है तो ऑब्वियस बात है जो सॉइल बन रही है उस रॉक से उसमें कैल्शियम ज़्यादा होगा. अगर उसमें आयरन ज़्यादा है तो उसमें आयरन, सॉइल में भी आयरन ज़्यादा होगा अगर रॉक में आयरन ज़्यादा है. सो दीज 3 आर द मेजर 3 फैक्टर्स that affects the formation of soil, that is climate, landscape and nature of the parent rock. The very important topic is the soil profile. This diagram is very much important because this diagram is the section of soil which represents the various layers of soil and this is known as soil profile. Actual में soil का जो structure है वो ऐसा नहीं है कि it is just a soil, it consists of just sand. No. एक्चुअली सॉइल का एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है. सॉइल इज सेट टू बी अरेंज्ड इन लेयर्स विच आर कॉल्ड हॉरिजन्स. सॉइल के स्ट्रक्चर में बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं एंड दीज लेयर्स आर नोन एज हॉरिजन्स. देयर आर 4 हॉरिजन्स दैट मेक अप अ सॉइल प्रोफाइल. सॉइल के अंदर टोटल 4 हॉरिजन्स प्रेजेंट होते हैं. Actually, there are 5 horizons, but mainly we take it as only 4 horizons. And a soil profile is a vertical section of soil showing its different layers of horizon. और soil profile हमें complete vertical section को, इस complete vertical diagram को, जिसमें हम अलग अलग horizons देख सकते हैं soil के, हम इस complete vertical section को कहते हैं soil profile. तो यहाँ से we have learned 2 things, that soil is made up of different kind of completely arranged structures, layers, which are known as horizons, and soil profile is the vertical section of soil in which all horizons can be seen properly. So this is a soil profile. This is a very important diagram. Let's individually talk about each of the horizon that is present in soil profile. The very first horizon is O horizon.
ओ होराइजन इट इज़ जस्ट द लेयर विच इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, जो बिल्कुल अपर लेयर है सॉइल प्रोफाइल में, जिसको हम ओ होराइजन बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है. अगर मैं ए होराइजन की बात करूं, दिस इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल. यहाँ पर प्रॉपरली सॉइल प्रेजेंट होती है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल होता है ए होराइजन, एंड इसको हम कहते हैं टॉप सॉइल. ए होराइजन जो है वो जनरली डार्क कलर होती है, वहाँ पे सॉइल का डार्क कलर सॉइल प्रेजेंट होती है, सॉफ्ट होती है सॉइल, पोरस होती है यानी उसमें पोर्स होते हैं, एयर स्पेसेस होते हैं. इसके अलावा इट इज़ रिच इन ह्यूमस. एंड ए होराइजन की जो सॉइल होती है, इट इज़ वेरी वेरी फर्टाइल एंड इट इज़ ऑल्सो द होम फॉर मैनी इंसेक्ट्स. तो यानी अगर मैं ए होराइजन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो वो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल है, इसलिए उसे टॉप सॉइल बोला जाता है. इसके अलावा वो डार्क कलर की होती है, सॉफ्ट होती है, पोरस होती है और ह्यूमस में रिच होती है. इसके अलावा इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ द सॉइल प्रोफाइल एंड इट इज़ द होम फॉर मेनी इंसेक्ट्स ऑल्सो. And below the A horizon we are having the B horizon. B horizon जो है it is present just below the top soil and it is also known as subsoil. It is a hard layer. जो A horizon था उसमें soil soft होती है, लेकिन B horizon में hard soil present होती है. जो B horizon की soil है it is rich in minerals but it is poor in humus. यानी B horizon की soil में organic matter present नहीं होता. बी होराइजन का जो कलर है सॉइल का वो लाइटर होता है एज कम्पेयर टू द टॉप सॉइल, बिकॉज टॉप सॉइल में जो सॉइल थी वो डार्क कलर की थी. एंड जो बी होराइजन है वो इतना नीचे प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से सिर्फ वो प्लांट्स यहाँ तक पहुँच पाते हैं जिनकी रूट्स बहुत ज़्यादा डीपर होती हैं, बिकॉज बी होराइजन इज प्रेजेंट एट द लो पोर्शन ऑफ द सॉइल प्रोफाइल. आफ्टर बी होराइजन द होराइजन प्रेजेंट इज सी होराइजन. एंड सी हॉरिजन इट इज़ इनफर्टाइल. वो बिल्कुल इनफर्टाइल होता है, वहाँ पर प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते बिकॉज वहाँ पर ना तो ह्यूमस होती है, ना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ना एयर स्पेसेस होते हैं. वो सिर्फ दे आर जस्ट द वेदर्ड रॉक्स. वो सिर्फ टूटी हुई कुछ रॉक्स होती हैं बड़ी बड़ी. एंड ये जो सी होराइजन है, इसी की वजह से जो ऊपर वाले दो लेयर्स हैं बी होराइजन और ए होराइजन, वो इस सी होराइजन से ही, इसी सी होराइजन की रॉक्स की फर्दर वेदरिंग की वजह से ये दो होराइजन्स बनते हैं. एंड एट द लास्ट वी आर हैविंग द आर होराइजन, दैट इज द बॉटम मोस्ट होराइजन ऑफ द सॉइल प्रोफाइल. इट इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल प्रोफाइल एंड इट इज़ नोन एज बेड रॉक. इसको हम बेड रॉक बोलते हैं. जैसे हमने स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में पढ़ा था, बेड रॉक बोला जाता है पेरेंट रॉक को. तो एक्चुअल में इस आर होराइजन में वही पेरेंट रॉक प्रेजेंट होता है और वही बेड रॉक वेदर होकर टूट कर छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होकर बाकी के सभी होराइजन्स बनाते हैं. आर होराइजन में सिर्फ बड़ी बड़ी रॉक्स प्रेजेंट होती हैं जो कि दूसरे होराइजन्स को एक बेस प्रोवाइड करता है. So this was all about the all horizons that are present in the soil profile. These horizons description is very much important with the diagram of soil profile. Studying the profile of the soil, that we the next thing that we have to study is the composition of soil. कि actual में soil में क्या क्या चीज़ें present होती हैं. Soil has 4 main components. It has parent material, it has water, it has air एंड ऑर्गेनिक मैटर जिसको हम कहते हैं ह्यूमस. इसके अलावा सॉइल में सॉइल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, कुछ छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल में रहते हैं. अलॉन्ग विद दैट इट हैज मिनरल्स ऑल्सो. पेरेंट मटेरियल की अगर हम बात करें, पेरेंट मटेरियल का क्या मीनिंग है? जिस रॉक की वेदरिंग होकर वो सॉइल फॉर्म हुई है, उन रॉक पार्टिकल्स को जो कि दैट आर मेड अप ऑफ डिफरेंट साइजेस. This consists of rock particles of different sizes and which is made of clay, sand and gravel. After that, water is also present in it because water present around the soil particle is absorbed by plants for photosynthesis and transpiration. सॉइल पार्टिकल्स के पास एरियाज में जो वाटर प्रेजेंट होता है, सॉइल के पार्टिकल्स उन वाटर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. इसके अलावा
सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं जिनमें एयर फिलअप हो जाती है, बिकॉज उस एयर से प्लांट्स की रूट्स को ऑक्सीजन लेना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है फॉर द रेस्पिरेशन। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस इज प्रेजेंट ऑल्सो। ह्यूमस के बारे में हम बात कर चुके हैं, जो कि सॉइल फॉर्मेशन की सेकेंड स्टेज पे सॉइल के अंदर एडअप होती है। ह्यूमस एक्चुअली में इट इज मेड अप ऑफ डेड एंड डीकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स and it gets added to the soil and it provides a very good fertility and nutrients to the soil. And humus also increases the water holding capacity. जिस सॉइल में जितनी ज़्यादा ह्यूमस होगी उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतनी ही होगी, यानी वो वाटर को उतनी देर तक एब्जॉर्ब करके रख पाएगा। इसके अलावा सॉइल में बहुत सारे सॉइल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया एंड फंगी आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सॉइल। उसके अलावा अर्थवॉर्म्स, मिलीपीड्स, आंट्स, टर्माइट्स, दे कैन ऑल्सो बी सीन इन द सॉइल। ये ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं सॉइल के, बिकॉज दीज ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एज दे हेल्प इन एरिएटिंग एंड लूजनिंग द सॉइल। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे जैसे ये सॉइल में मूव करते हैं तो इनकी मूवमेंट की वजह से सॉइल के अंदर छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं। दैट मीन्स दे क्रिएट द एयर स्पेसेस इन द सॉइल, हेंस दे हेल्प इन एरिएटिंग। एरिएटिंग वर्ड का यही मीनिंग है, एरिएशन मीन्स गुड एयर कंटेंट। एंड लूजनिंग द सॉइल बिकॉज दे मेक फरोज इन द सॉइल। जैसे जैसे ये ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर मूव करते हैं, ये सॉइल के स्ट्रक्चर को लूज बनाते जाते हैं और उसमें एयर स्पेसेस क्रिएट करते जाते हैं। इसके अलावा सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सॉइल में से ही इन सभी न्यूट्रिएंट्स को जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं। दिस इज द कंप्लीट पाई चार्ट। जो सर्कुलर शेप में ग्राफ होता है इसको हम पाई चार्ट कहते हैं। तो सॉइल के कंपोनेंट्स के लिए ये एक पाई चार्ट है। इसमें जो ये ऑरेंज कलर की शेडिंग है ये 44% ऑफ मटेरियल है, जिसमें यानी सॉइल के अंदर 44% क्या प्रेजेंट होता है, पेरेंट मटेरियल। उसके अलावा इसी सॉइल में 25% क्या प्रेजेंट होता है, एयर, एंड 25% क्या प्रेजेंट होता है, वाटर, and remaining 6% is organic matter. So these are the various components that are present in soil. Hence soil is made up of parent material, water, air, organic matter that is called humus, soil organisms and minerals. सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड कि एवरी ग्राम ऑफ सॉइल कंटेन्स अबाउट 1 बिलियन ऑफ बैक्टीरिया। यानी सॉइल में सिर्फ अगर हम 1 ग्राम ऑफ सॉइल को कंटेन आउट करें तो उसमें हमें बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएंगे। सो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, एंड अंडर दिस टॉपिक वी हैव टू स्टडी सम इंपॉर्टेंट टर्म्स. The very first term is the water holding capacity. Water holding capacity को अगर मैं define करूँ, then what it is, the ability of soil to absorb and retain water is called its water holding capacity. कोई भी soil कितना amount of water absorb कर सकती है और अपने पास retain करके रख सकती है, यानी उसे hold करके रख सकती है, उसे बोला जाता है water holding capacity. जिस सॉइल की जितनी ज़्यादा हायर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी उतना ज़्यादा ही वो सॉइल उतना ज़्यादा वाटर कंटेंट अवेलेबल करा पाएगी प्लांट्स के लिए। दैट मीन्स किसी भी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज जितनी ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो सॉइल उतना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर पाएगी और उतना ही वो प्लांट्स को वाटर अवेलेबल करा पाएगी। The next thing comes under the property of the soil is moisture. Moisture का क्या मीनिंग है? जिस वाटर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी वो वाटर को रिटेन कर पाएगी ज़्यादा टाइम तक, उस सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा। एंड जिस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी वो वाटर को एब्जॉर्ब करके होल्ड करके नहीं रख पाएगी, तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं होगा। आप अभी आगे क्लासिफिकेशन में यू विल कम टू नो कि हमारे पास 3 टाइप्स की सॉइल होती हैं, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। एक्चुअल में जो सैंडी सॉइल होती है वो वाटर को ज़्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकती,
इसका मतलब उसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता है। जो क्लेई सॉइल होती है वो इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर करके रख लेती है कि वो प्लांट्स के रूट्स को चोक कर देती है। वो बहुत ज़्यादा पानी अपने अंदर स्टोर कर लेती है, जिस वजह से जो प्लांट्स हैं वो एक्सेस ऑफ वाटर की वजह से उनकी रूट्स जो हैं वो चोक हो जाती हैं और वो ब्रीद नहीं कर पाते। लेकिन जो लोमी सॉइल होती है, दैट सॉइल हैज़ द एग्जैक्टली करेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड इट कंटेन्स एग्जैक्टली करेक्ट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। दैट्स वाई जो लोमी सॉइल होती है इट इज़ ideal, it is considered to be ideal for the plant's growth. And the very last thing that we have to study is the percolation rate. Percolation rate की अगर मैं बात करूँ तो इसका मीनिंग होता है कि किस स्पीड के साथ पानी परकोलेट कर रहा है सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर। दैट मीन्स percolation rate means it is the speed at which water flows through the particles of the soil. सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उसमें एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक अंदर ही अंदर पानी किस तरीके से किस स्पीड पे फ्लो कर रहा है उसे बोला जाता है परकोलेशन रेट। अगर कोई सॉइल ऐसी है जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो पानी को बहुत देर तक होल्ड करके रख सकते हैं, इसका मतलब वो होल्ड ज़्यादा देर तक करेंगे और पानी को फ्लो करने कम देंगे, तो उनका परकोलेशन रेट स्लो होगा। तो द सॉइल विद हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी विल हैव लोअर परकोलेशन रेट। लेकिन अगर किसी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी स्मॉल होगी, लेस होगी, तो उसका परकोलेशन रेट हाई होगा, क्योंकि जब सॉइल वाटर को होल्ड करके नहीं रख पाएगी तो वो जल्दी जल्दी वाटर को फ्लो करने देगी सॉइल के पार्टिकल्स से। So these are the three main new terms that comes under the section of properties of soil.